BHU MSc स्टेट 2019 की सॉल्यूशन सीरीज़ जो हमने स्टार्ट कर रखी थी उसमें यहाँ से पहले रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। तो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, जैसे कि कौन सा क्वेश्चन देखें, पहले क्वेश्चन नंबर हम चेक आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कहता है, इन डेकोमनस क्लासिफिकेशन ऑफ एन एट्रीब्यूट टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रिक्वेंसीज है। क्लास फ्रिक्वेंसीज क्या होंगी यहाँ से, एन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स में 3n इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हियर। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ से इसके केस में, देन प्रोबेबिलिटी दैट द बर्थडेज ऑफ 6 पीपल विल फॉल इन एग्जैक्टली 2 डिफरेंट कैलेंडर मंथ्स। मतलब यहाँ से हमारे पास लोग कितने, 6 लोग हैं और उनके बर्थडे एग्जैक्टली 2 डिफरेंट मंथ्स ऑफ कैलेंडर में आने चाहिए। इसके लिए अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, तो ये बन रहा है यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास लोग कितने हैं, टोटल लोग हैं 6 और साल में महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो कितने डिफरेंट नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, 12 की पावर 6 आ जाएगी, 12 की पावर 6 आ गई। और 2 मंथ्स हमें दो मंथ्स का सेट सेलेक्ट करना है। तो अगर 2 मंथ्स का सेट सेलेक्ट करें तो 12 में से 2 को सेलेक्ट करने के 12 C2 हो जाएंगे। 6 बर्थडेज इन 2 मंथ, 6 बर्थडे होंगे 2 महीनों के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास सैम्पल क्या आ जाएगा, 2⁻6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस हमारे पास क्या बनेंगे, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस बन रहे हैं 12 C2 इंटू 2⁻6 -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास प्रॉपर प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और ये फेवरेबल केसेस है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी, इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ से हमारे पास टोटल वैल्यू बनेगी 12 C2 2 की घात 6 - 2/12 की घात 6। तो यहाँ से ऑप्शन थर्ड हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से अगर चेकआउट करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 जो स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट बेस्ड को ही हम पहले चेकआउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से स्टेटमेंट कहता है इफ़ A and B are 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से 0 नहीं है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन A कंडीशनल विद A यूनियन B की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो A इंटरसेक्शन आएगा सबसे पहले, A इंटरसेक्शन A यूनियन B अपॉन AB आएगा। तो अब अगर हम यहाँ से लेते हैं लाइक एक सेट हमारा ये है, दूसरा सेट हमारे पास ये है। अब हमने A यूनियन B, तो ये पूरा ही आएगा लाइक ये अगर A है और ये अगर B है तो A यूनियन B में ये पूरा आ गया। अब हमने इसका इंटरसेक्शन सिर्फ A के साथ देखना है, यानी हमें सिर्फ यहाँ पर इतना ही चाहिएगा, इंटरसेक्शन में यही आएगा दोनों में, तो इंटरसेक्शन में आ गया। अब अगर इसको हम देखें तो इंटरसेक्शन में हमारे पास ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही है, साथ ही कहा गया है हमें यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, साथ ही ये वैल्यू आ गई। तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं। इसकी साथ ही A इंटरसेक्शन B की वैल्यू भी तो आएगी, क्योंकि यहाँ से हमने A इंटरसेक्शन A यूनियन B लेंगे, मतलब साथ में ये भी तो आएगी इंटरसेक्शन में। तो ये प्रॉपर पूरा का पूरा क्या आ गया, A आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आ गया। और साथ ही हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन मैच हो रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ से इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से हमने इसके लिए बेस थ्योरम लगानी सीधी। तो बेस थ्योरम हमारे पास क्या कहेगी, BI क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमने बेस थ्योरम लगानी है सीधी। तो बेस थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ BI अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशनल BI सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ BI अपॉन सम ऑफ A/BI। मतलब यहाँ से हमारा सीधा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जो यहाँ से इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेस थ्योरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है क्वेश्चन नंबर 21 की नेक्स्ट है हमारे पास रिजल्ट बेस्ड। मतलब ये क्वेश्चन हम कैलकुलेशन में कवर अप करेंगे, पहले हम रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि कहता है द मीन डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स टेकन फ्रॉम अ रैंडम सर्कमफ्रेंस सर्कल विद रेडियस R इज़। यहाँ से हमने वैल्यू लेनी है मीन डिस्टेंस की। तो मीन डिस्टेंस अगर हम यहाँ से देंगे तो मीन डिस्टेंस का हमारे पास यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। तो इसके लिए हमारे पास रिजल्ट बनेगा मीन डिस्टेंस का डायरेक्ट रिजल्ट होता है 4R/π। यहाँ से हम ध्यान रख सकते हैं 4R/π इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27 जो कि यहाँ से है ये x and y are 2 रैंडम वेरिएबल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ x/y एंड प्लस वेरिएंस ऑफ, पहले एक्सपेक्टेशन आ जाएगा फिर वेरिएंस आ जाएगा। जब एक्सपेक्टेशन है तो ब्रैकेट के अंदर वेरिएंस x/y आएगा और जब वेरिएंस है तो ब्रैकेट के अंदर x/y आएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 27 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 31।
जो कि डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास कहता है इफ़ टू रैंडम इंडिपेंडेंट वेरिएट्स x1 एंड x2 आर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन m1 एंड m2 देन द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x1 प्लस x2। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन x1 प्लस x2 के लिए क्या बनेगा, अगर x1 पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है विद पैरामीटर m1 एंड x2 पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है विद पैरामीटर m2 देन इसके केस में x1 प्लस x2 के लिए mgf की वैल्यू क्या बनेगी, x1 प्लस x2 के लिए mgf की वैल्यू बनेगी एक्सपोनेंशियल m की पावर m1 प्लस m2 अपॉन e की पावर t माइनस 1। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, क्या वैल्यू आई है, यहाँ से हमारे पास e की पावर m1 प्लस m2 आ रहा है, साथ ही हमारे पास यहाँ से वैल्यू बन रही है इंटू e की पावर t माइनस 1, ये आ गया हमारे पास mgf की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है क्वेश्चन नंबर 32 जो कि कहता है इफ़ t इज़ पॉजिटिव एंड रियल द मीन ऑफ द गिवन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन probability of x equals to exponential minus t into 1 minus exponential minus t की होल पावर x माइनस टी के लिए हमारे पास यहाँ से PMF क्या आ जाएगा, probability mass function बनेगा e की पावर t is the required solution for this question here। next है क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ से है हमारे पास what are the following correct statement, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, तो स्टेटमेंट के लिए अगर हम यहाँ से देखें इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमने देखना है कौन सा करेक्ट होगा, तो हम जानते हैं सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल बर्नौली रैंडम वेरिएबल इज़ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। दो बर्नौली रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और आइडेंटिकल है, उनका जो सम बनेगा वो हमारे पास बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल बनेगा। ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है जिससे हम कह सकते हैं ट्रू है। एक्स अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है जिसमें मीन और वेरियांस, मीन 2 है, वेरियांस हमारे पास 25 है, देन x माइनस 2/5। यहाँ से ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। म्यू की वैल्यू 2 है और सिग्मा की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर की 25 है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 आ गई। तो ये वैल्यू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को रिप्रेजेंट करिए, तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर जो आएगा वो यहाँ से हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ से गामा डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ से गामा डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर 1/2। देन गामा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से वैल्यू आ जाएगी गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 1/2 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से कहता है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 34 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 रिजल्ट बेस्ड है, जो कि कहता है अगर s² इज़ द सैम्पलिंग वेरियंस ऑफ रैंडम सैम्पल ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर देन द डिस्ट्रीब्यूशन 1/2 n(s²) अपॉन सिग्मा स्क्वायर इज़ गामा वेरिएट विद पैरामीटर। इसका पैरामीटर हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, तो इसका पैरामीटर जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास यहाँ से कहा क्या गया s² सैम्पल रैंडम वेरियांस है यहाँ से इसका, तो इसके लिए हमारे पास गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर बनेगा n/2। क्वेश्चन नंबर 36 में पैरामीटर बनेगा n/2, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें जैसे ns² है तो ns² यहाँ से किसको फॉलो कर रहा है, chi² डिस्ट्रीब्यूशन को। हम जानते हैं सिर्फ ns² की अगर बात करेंगे ये chi² डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद पैरामीटर क्या रहेगा इसका अपॉन में सिग्मा स्क्वायर जो है ये मिलकर हमारे पास chi² डिस्ट्रीब्यूशन को n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ फॉलो करेगा। अब यहाँ से chi²/2 किसको फॉलो करता है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसका पैरामीटर हमारे पास क्या आ जाएगा n-1/2 आएगा। सॉरी ये ना कि इसकी वैल्यू ये ना कि ये आएगी n-1/2, इसका आएगा n-1/2। ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। प्रोसेस आप समझ गए, ये chi² डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, अगर अपॉन में 1/2 लेंगे तो ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद पैरामीटर n-1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 के नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, जो कि कहता है यहाँ से μr और mr सेंटर मोमेंट और सैंपल के पॉपुलेशन के और सैंपल के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन साइज ऑफ सैंपल एक्सपेक्टेशन ऑफ m2 हमारे पास क्या आएगा, μ2 आएगा, तो μ2 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। द कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन विद 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस हमारे पास क्या आएगा 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम के केस में। इसके केस में हमारे पास यहाँ से हमारी वैल्यू बनेगी, अगर यहाँ से x t7 को फॉलो कर रहा है, x फॉलोज t7, देन इसके लिए कुर्टोसिस क्या बनेगा 6/v-4 आएगा। v की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, तो 6/7-4 यानी 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। फार्मूला है 6/v-4 वेयर v इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम 4 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, जो कि कहता है हमारे पास यहाँ से x बार और x बार दिया गया है एक, तो इसको सॉल्व करके और एक s² दिया गया है। देन हमें बताना है यहाँ से हमारे पास xi जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, म्यू और सिग्मा स्क्वायर मीन और वेरियांस है रेस्पेक्टिवली। तो हमने बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो अगर स्टेटमेंट की हम बात करें यहाँ से हमारे पास जो होते हैं x बार और s², एक तो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं,
साथ ही एस स्क्वायर बायस्ड एस्टिमेटर होता है सिग्मा स्क्वायर का। एक्स बार और एस स्क्वायर एक तो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, साथ ही एस स्क्वायर बायस्ड एस्टिमेटर होता है सिग्मा स्क्वायर का। देन बोथ ए एंड बी आर करेक्ट स्टेटमेंट हियर, दोनों हमारे पास यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 के लिए अगर देखें तो एक्स आई है जो इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स है, साथ ही एस एन जो है वो एक्स स्क्वायर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, हमें बताने कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम जानते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन एस एन इज़ काई स्क्वायर, एस एन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 जो कि कहता है इन टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस एच नॉट अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच वन ऑन द बायस ऑफ क्रिटिकल रीजन डब्ल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज अ पावर ऑफ अ टेस्ट। पावर ऑफ अ टेस्ट हमारे पास होती क्या है, तो अगर पावर ऑफ अ टेस्ट की बात करें तो पावर ऑफ टेस्ट होती है गलत को गलत कहने में पावर चाहिए होती है। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गलत को गलत कहना यानी एच नॉट गलत है, उसके बाद हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ फॉल्स, तो उसके केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ false is called power of a test. Then probability of sample probability not lying in the critical region, मतलब एच नॉट फॉल्स है और हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने का मतलब क्रिटिकल रीजन में लाई नहीं करती, अगर क्रिटिकल रीजन में लाई नहीं करती और साथ ही एच नॉट फॉल्स है यानी एच इज़ फॉल्स एच नॉट फॉल्स, एच नॉट अगर फॉल्स है इसका मतलब दूसरी एच वन ट्रू है, एच वन को इसने एच ए से रिप्रेजेंट किया है, तो सीधा सा ये करेक्ट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल नॉट लाइंग इन द क्रिटिकल रीजन व्हेन एच वन इज ट्रू इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 जो कि कहता है अगर एच आई रैंडम वेरिएबल है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन 1/λ, देन द मैक्सिमम लाइकहुड एस्टिमेटर ऑफ मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देन इसका एम एल ई हमारे पास क्या बनेगा, तो हम जानते हैं एम एल ई बनेगा एक्स बार लॉग टू, हमारे पास यहाँ से इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनेगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 जो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है। 45 कहता है एक्स आई अगर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन 1/θ से फॉलो कर रहा है, टी अगर इन सारे एक्स आईज का सम है, देन एस्टिमेट अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर बनेगा टी इंटू टी माइनस वन अपॉन एन इंटू एन माइनस वन, टी इंटू टी माइनस वन अपॉन एन इंटू एन माइनस वन हमारे पास यहाँ से इसके लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 बन रहा है कंसीडर द टेस्टिंग प्रॉब्लम फॉर एन म्यू सिग्मा वन एन सिग्मा वन एच नॉट हमें ये दी हुई है, P2 स्टेटमेंट ये दिया है, देन यू एम पी जो लेवल ऑफ अल्फा एग्जिस्ट करेगा, लेवल ऑफ अल्फा टेस्ट एग्जिस्ट हमारे पास यहाँ से क्या करेगा, इसके केस में हमारे पास वैल्यू होगी बोथ P1 एंड P2 आर ट्रू, बोथ P1 एंड P2 के लिए UMP अल्फा एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 के नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 तो हमने देखा, 48 देखते ही रहा। If xi follows normal distribution with 0 theta square random variable theta greater than 0, then value of k for which k sum of I equals sum from 1 to 3 xi is unbiased estimator of theta, then ये अगर ये unbiased estimator theta का है then k की वैल्यू हमारे पास इसके लिए क्या आएगी √π/18, √π/18 is the required solution for this question। 48 के नेक्स्ट है 49, based on single observation x drawn from Bernoulli population with parameter p, x अगर बर्नौली पैरामीटर को पॉपुलेशन बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, देन x इंटू एक्स बार माइनस वन, देन इसके केस में हमारे पास क्या आएगा, अगर x बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है देन नो अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पी स्क्वायर एग्जिस्ट, देन इसके केस में नो अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पी स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा, कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर पी स्क्वायर का एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके लिए अगर देखें टेस्टिंग द फॉलोइंग हाइपोथेसिस विच वन वी कैन नॉट यूज़ एफ टेस्ट इवन व्हेन वी अज्यूम द डेटा ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन, तो उसके लिए हम कौन सा डेटा लेंगे, इन द टेस्टिंग इन विच वी कैन नॉट यूज़ एफ टेस्ट, हम एफ टेस्ट यूज़ भी नहीं कर सकते, वी कांट यूज़ एफ टेस्ट कब यूज़ नहीं कर सकते, जब हमारे पास डेटा हो एच नॉट म्यू वन इक्वल्स टू म्यू टू इक्वल्स टू सारे म्यू आईज इक्वल है और एच वन के लिए कोई भी म्यू आई हमारे पास इक्वल नहीं, इसके केस में हम एफ टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन दी हो तो उसके केस में हम एफ टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स एन अगर हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं एक्साइज म्यू वन के साथ, देन अनबायस्ड एस्टिमेटर म्यू स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा जो कि आएगा हमारे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन, तो 1/n सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस वन आएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 कहता है द मैक्सिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर
MVBUE of the parameter theta square based on the random sample of size n 0 theta square is। ये हमारे पास क्या बनेगा, इसके लिए हमें बताना है MVBUE मैक्सिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर हमारे पास इसके लिए बन रहा है थीटा स्क्वायर के लिए 0 थीटा स्क्वायर, यहाँ से इसके पैरामीटर है, इसके लिए बन रहा है हमारे पास यहाँ से ये सम ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, सम ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, सॉरी ये नहीं बनेगा, इसके लिए इसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास यहाँ से सम ऑफ xi स्क्वायर, ये आएगा सम ऑफ xi स्क्वायर अपॉन में n, ना कि n स्क्वायर दिया था, n स्क्वायर नहीं बनेगा, n बनेगा, सम ऑफ xi स्क्वायर अपॉन में n, यहाँ से इसके लिए वैल्यू बनेगी। एफिशिएंसी ऑफ सैम्पल मीन, efficiency of sample mean as compared to median as an estimate of mean of the normal population is। यहाँ से इसके लिए कौन सी वैल्यू आएगी, सैम्पल मीन के कंपैरिजन में हमारे पास इसकी वैल्यू 157% आई है। अब 157% हमारे पास बनी कैसे, अगर हम यहाँ से ये देखें क्वेश्चन नंबर 53 में, तो हमारे पास बनेगी यहाँ से सैम्पल मीन के केस में देखने हैं एज़ कम्पेयर टू मीडियन, तो यहाँ से अगर ई की वैल्यू देखें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2n अपॉन में आएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, सिग्मा स्क्वायर से सिग्मा स्क्वायर कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट, पाई अपॉन 2 के केस में हमारे पास क्या बनेगा, पाई की वैल्यू हम यहाँ से करेंगे तो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7 अपॉन पाई की वैल्यू 22.7 समथिंग अपॉन में 2 है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू 157 हमारे पास इसके लिए बन रही है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 52 के नेक्स्ट बन रहा है, 53 के नेक्स्ट हमारे पास बनेगा यहाँ से 57, क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। 57 हमें यहाँ से कहता है ये रहा, for testing mu equals to mu naught against mu does not equals to mu naught from sampling mu theta square distribution where mu and theta square known, the likelihood ratio test is equivalent to, likelihood ratio test हमारे पास किसके इक्वलेंट होगा, इसके केस में ये हमारे पास इक्वलेंट होगा यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट के इक्वलेंट होगा। द likelihood ratio test for this hypothesis this one is equals to uniformly most powerful test here। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 जो कि कहता है इफ़ एक्स आइज फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू सिग्मा स्क्वायर म्यू 16 पॉपुलेशन हियर इफ़ विद 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल देन द वैल्यू ऑफ n इज़, इसके केस में हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर इसके लिए n की वैल्यू हम निकालेंगे क्या आएगी। तो अगर n की वैल्यू हम यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के केस में, तो वैल्यू बनेगी हमारे पास यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, z अल्फ़ा अपॉन 2 z ऑफ अल्फ़ा अपॉन 2 सिग्मा अपॉन रूट n इक्वल्स टू 0.98 आएगी, जिसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं z अल्फ़ा अपॉन 2 की वैल्यू 1.96 हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू 4 है क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा, रूट n इक्वल्स टू 0.98। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 64, तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 जो कि कहता है यू कंडक्ट हाइपोथेसिस टेस्ट टू ऑब्टेन अ वैल्यू ऑफ सैम्पल मीन एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन n इक्वल्स टू 25 डू नॉट लीड टू द रिजेक्शन एच नॉट बिकॉज p इज दिस वन, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ p इफ they deserve the सैम्पल मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल साइज ग्रेटर दैन 25। तो इसके केस में हमारे पास इंक्रीज़ होगा तभी सैम्पल डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड ग्रेटर दैन होगा 25 से, तो इंक्रीज़ हमारे पास इसके लिए इसका सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 इफ एक्स आइज फॉलोज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा देन एक्स बार इज सैम्पल मीन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसके केस में हमारे पास कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो इनकरेक्ट के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास करेक्ट कौन से होंगे ये देख लेते हैं। तो एक्स बार अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर है, एक्स बार के केस में देखें एक्स बार हमारे पास क्या बन रहा है, एक्स बार इज़ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, अनबायस्ड भी होगा साथ ही बाय कंसिस्टेंट भी होगा। देन यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट हुआ एक्स बार कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा पी के लिए, या थीटा अगर पी थीटा की जगह पी दिया है, एक तो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा साथ ही अनबायस्ड भी होगा, तो ये दोनों तो हमारे पास ट्रू है, हमें फॉल्स बताना है। साथ ही जो है एक्स बार इंटू 1 माइनस एक्स बार होगा वो भी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा p इंटू 1 माइनस पी के लिए, तो ये भी हमारे पास ट्रू है, तो जो फॉल्स है वो ये हो जाएगा। अनबायस्ड का हम कह नहीं सकते, कंसिस्टेंट होगा, एक्स बार जो है वो अनबायस्ड और कंसिस्टेंट दोनों होगा, बट एक्स बार इंटू 1 माइनस एक्स बार जो आएगा वो p इंटू 1 माइनस पी का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर तो होगा, अनबायस्ड का हम कह नहीं सकते, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिप्रेजेंट द न्यामान एलोकेशन, न्यामान एलोकेशन कौन सा रिजल्ट फॉलो रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एन आई यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल एन आई इंटू एस आई की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 जो कि कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सैम्पल विदाउट
रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हमें ये बताना है। इसके केस में क्वेश्चन नंबर बनेगा यहाँ से हमारे पास सिंपल मीन इज़ अनबायस्ड, सिंपल मीन जो होता है अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन मीन का, सम ऑफ 1/n-1 सम ऑफ yi माइनस yi बार इज़ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ 1/n-1 सम ऑफ yi माइनस yi बार, पॉसिबल नंबर ऑफ सैम्पल्स NCN आएगा। देन इसके केस में हम कह सकते हैं ऑल रिजल्ट इज़ ट्रू, ऑल अबव आर ट्रू इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, इन केस ऑफ स्क्यूड पॉपुलेशन अप्रोप्रिएट सैम्पल स्ट्रेटेजी है। स्क्यूड पॉपुलेशन में हमारे पास अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी कौन सी रहेगी, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हमारे पास अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास कहता है यहाँ से द रेशियो एस्टिमेटर इज़ बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर y बार, रेशियो एस्टिमेटर बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर रहेगा, कौन सी केस में हमारे पास रहेगा ये, सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास रहेगा yi इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा xi प्लस ei के लिए हमारे पास बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर रहेगा। द डेटा कलेक्टेड बाई कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड आर फ्री फ्रॉम, डेटा कलेक्टेड बाई कंप्लीट एन्यूमरेशन फ्री फ्रॉम, किससे फ्री रहते हैं, ये रहते हैं हमारे पास सैम्पलिंग एरर से फ्री रहते हैं, इस कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर। फार्मूला फॉर द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन बेस्ड ऑन द सैम्पल साइज ड्रॉन फ्रॉम द एन पॉपुलेशन एन, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में हमारे पास एस स्क्वायर का फार्मूला बनेगा 1/n स्मॉल n माइनस 1/N स्क्वायर रूट इंटू में आएगा हमारे पास यहाँ से एस इंटू में बनता है हमारे पास यहाँ से एस स्क्वायर बनेगा, एस स्क्वायर तो पॉपुलेशन मीन है, स्क्वायर रूट के अंदर एस स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर एस हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर एस स्क्वायर पॉपुलेशन एरर हो, पॉपुलेशन स्क्वायर रूट पॉपुलेशन स्क्वायर मीन स्क्वायर एरर हो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/n माइनस 1/n का स्क्वायर रूट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 जो कि कहता है सैम्पल मीन NM यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन कैपिटल NM यूनिट्स रैंडम सैम्पलिंग देन एस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वन, देन इसके केस में पॉपुलेशन मीन हमारे पास क्या बन जाएगा 1/कैपिटल स्मॉल nm माइनस 1/कैपिटल NM का स्क्वायर रूट था, इंटू में s था, तो यहाँ से एस स्क्वायर कर लेंगे, साथ ही उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो इसके केस में वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये सेम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 जो कि कहता है लेट y बी द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट एंड x बार इज ऑक्सिलरी वेरिएबल ऑफ रेशियो y r बार, देन p इज कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन y एंड x, p अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट हो देन हमारे पास इसके केस में कौन सी वैल्यू करेक्ट आएगी, तो कोरिलेशन अगर कोफिशिएंट बनता है तो इसके केस में हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी, यहाँ से p अगर रिप्रेजेंट किया मान लीजिए r रिप्रेजेंट करते हैं तो r एस एक्स और साथ ही एस एक्स अपॉन एस वाई अपॉन में आएगा 2r/2 आ जाएगा, एस एक्स अपॉन एस वाई आएगा, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 जो कि कहता है इन यूजुअल नोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड, यूजुअल नोटेशन में हमारे पास क्या होल्ड होता है, तो यूजुअल नोटेशन में हम जानते हैं हमारे पास यहाँ से जो पॉपुलेशन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का वेरिएंस ज़्यादा आता है प्रोपोर्शनल से और प्रोपोर्शनल का ऑप्टिमल एलोकेशन से, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का सबसे ज़्यादा, फिर एसआरएस का पहले एसआरएस का, फिर प्रोपोर्शनल का और फिर यहाँ से ऑप्टिमल एलोकेशन का, तो यहाँ से इस तरीके से सीक्वेंस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज साइज ऑफ सैंपल, लार्ज साइज ऑफ सैंपल के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा बोथ हिट्रोजीनियलिटी ऑफ सैम्पलिंग यूनिट एंड हाई प्रिसिशन ऑफ द एस्टिमेट, both heterogeneous of sampling units and high precision of estimate both are responsible for sample size. Suppose the experiment is replicated by r times, then precision can be given by, precision किस हिसाब से दिया जाएगा, precision यहाँ से दिया जाएगा r/sigma square से, r/sigma square से precision रिप्रेजेंट किया जाएगा। 2x2, 3x3, 4x4 LSD, then the number of standard LSD हमारे पास स्टैंडर्ड लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन कितने होंगे एग्जिस्ट करेंगे 2x2, 3x3 और 4x4 के लिए, 2x2 के लिए 1 होगा, 3x3 के लिए 1 होगा और 4x4 के लिए रेस्पेक्टिवली 4 होंगे, तो फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। द टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज्ड इन एनोवा, एनोवा के लिए कौन सी टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ की जाती है, एफ टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ की जाती है एनोवा के केस में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 जो कि कहता है द टर्म सम ऑफ आई सम ऑफ जे वाई आई जे माइनस वाई आई बार स्क्वायर वन वे एनोवा इज कॉल्ड। वन वे एनोवा हमारे पास यहाँ से ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला है हमारे पास एरर सम ऑफ स्क्वायर का। एरर सम ऑफ स्क्वायर का ही हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ डबल सम ऑफ वाई आई जे माइनस वाई आई जे का होल स्क्वायर। In two-way ANOVA classification, one observation per cell, the assumption for the linear model Yij equals to mu I plus alpha I plus beta j plus Yij plus epsilon ij, then दिस वन इज़ यहाँ से हमारे पास टू वे एनोवा है। देन हमारे पास वाई आई जे इंटरेक्शन इफेक्ट है, ये रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो इसके केस में हमारे पास क्या आएगा? वाई आई जे इक्वल्स टू 0 हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है इसके लिए इन डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विद एरर सम ऑफ स्क्वायर इन टू वे क्लासिफिकेशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास एरर सम ऑफ स्क्वायर में क्या आती है? n-1 इंटू k-1 हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बनती है। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द एक्सपेरिमेंट एरर बाय डिवाइडिंग द रिलेटिवली हिट्रोजीनियस एक्सपेरिमेंटल एरिया होमोजेनिटी ब्लॉक नॉन एज लोकल कंट्रोल। ये हमारे पास एरर बाय डिवाइडिंग द रिलेटिविटी हिट्रोजीनियस एक्सपेरिमेंटल एरिया यूनिट्स ब्लॉक जो जाने जाते हैं वो लोकल कंट्रोल से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से कहता है क्वेश्चन नंबर 78 में द स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू ट्रीटमेंट मीन्स RBD विद 5 ट्रीटमेंट एंड 3 ब्लॉक के केस में हमारे पास यहाँ से स्टैंडर्ड एरर क्या बनेगा? 5 ट्रीटमेंट 3 ब्लॉक के केस में स्टैंडर्ड एरर हमारे पास बनेगा 2SE स्क्वायर रूट ऑफ 2SE स्क्वायर अपॉन 3 2SE स्क्वायर बट्टे 3 का अंडर रूट हमारे पास यहाँ से इसके लिए स्टैंडर्ड एरर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 ये रहा। अगर यहाँ से कांस्टेंट CI C1 C2 सो ऑन है T1 T2 यहाँ से ट्रीटमेंट है, देन सम ऑफ CI TI जो है वो कंट्रास्ट कहलाएगा। अगर हमारे पास सम ऑफ CI इक्वल्स टू 0 हो तो सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल इफेक्ट्स 2⁻³ फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इज़ 2⁻³ के लिए फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या बनेंगे? फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट बनेंगे 2⁻³ बराबर 8 हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखें तो क्वेश्चन हमें कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द लॉट ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी इज़ नॉन एज probability of accepting lot of unsatisfactory quality is known as consumer risk के नाम से ये जानी जाती है। when there are many items in inspected and inspection error rate of sufficiency followed uses यहाँ से इसके केस में। नेक्स्ट है द इक्वेशन वाई टी इक्वल्स टू ए बी की पावर सी की पावर टी स्टैंड्स फॉर दिस वन इज गम्पर्ट्स कर्व। सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 इन द वैल्यू ऑफ इन द टाइम सीरीज एट द टाइम टी फंक्शन इट्स वैल्यू एट सम प्रीवियस टाइम सच इज़ नॉन एज ये कहलाएगा हमारे पास यहाँ से किस नाम से जाना जाएगा? ये कहलाएगा यहाँ से ऑटो रिग्रेटिव सीरीज़। ये होगी हमारे पास ऑटो रिग्रेटिव सीरीज़, मतलब एक टाइम पर किसी एलिमेंट की वैल्यू पिछले से रिलेट करके बताई जाए तो ऑटो रिग्रेटिव सीरीज़ कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 हमारे पास यहाँ से कहता है द अर्थमेटिक मीन ऑफ लास्ट ईयर एंड पास्ट ईयर इंडेक्स। लास्ट ईयर और पास्ट ईयर इंडेक्स का अर्थमेटिक मीन कहलाएगा डॉब्लिस-ब्राउले इंडेक्स। डॉब्लिस-ब्राउले इंडेक्स हो जाएगा द होमोजेनिटी एरर आर इज रेफर टू इंडेक्स नंबर लाइज बिटवीन किसके बीच में? ये लाई करता है, ये लाई करता है यहाँ से होमोजेनिटी एरर 0 से 1 के बीच में लाई करता है 0 to 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 जो कि कहता है कनेक्टिंग टू इंडेक्स नंबर सीरीज हैविंग डिफरेंट बेस प्रोडक्ट इनटू वन सीरीज विद कॉमन बेस इज नोन एज। कॉमन बेस के केस में यहाँ से बेस शिफ्टिंग कहलाएगी। एक को बेस शिफ्टिंग के हिसाब से हम चेंज कर रहे हैं। द एरर कॉज्ड बाय द कंसिडरेशन ऑफ द ओनली बाइनरी आइटम omitting the unique item represented on the based on current period is known as ये कहलाएगा हमारे पास होमोजेनिटी एरर। थैंक यू।